वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान। मैंने आप लोगों को बार बार प्रॉमिस किया है कि ऐसे सीरीज में अगर आप कनेक्टेड हैं तो चाहे वो आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस का दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस सीरीज से कनेक्टेड हैं तो आपको जो भी ऐसे पूछा जाएगा वो यहां से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व किया ही मिलेगा। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप जो ऐसे मैं डिस्कस कर रहा हूं या जो प्रीवियस ऐसे मैंने डिस्कस किया है, आपको बैकग्राउंड में जाकर के इसके प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के सारे ऐसे देख लेने हैं। और सिर्फ देखने नहीं है बल्कि उनमें जो भी कंटेंट है, कोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, उनका एक प्रॉपर नोट मेकिंग जरूर करनी है, क्योंकि बिना आपके नोट्स के सिर्फ देख लेने से ऐसे तैयार नहीं होता है। तो अगर आप इसको कर रहे हैं लगातार तो बाकी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे एक्सप्लेन करने हैं, नए नए डायमेंशंस के साथ सारे टॉपिक कवर कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। बस आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करिए, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज का जो हमारा प्लान है उसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल होगा, वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, या उसमें एक नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर भी कनेक्ट करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके भी या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। देखिए टॉपिक है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। मानवता के बिना विज्ञान सभ्यता के विनाश का कारण है। अब टॉपिक अगर यूपीएससी या कोई भी स्टेट कमीशन पूछता है वह यही पूछेगा। अब इसको अगर इंट्रोड्यूस करना हो, बहुत सारे तरीके हैं इंट्रोडक्शन के, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है एक कोट से। एक कोट है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस एक अच्छा सेवक लेकिन खराब मालिक होता है। दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन पोएट रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। इन्होंने कब कहा था? टोल्ड इन 19th सेंचुरी बट स्टिल मोर रिलेवेंट टू द टेक ड्रिवन 21st सेंचुरी। यह स्टेटमेंट 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन पोएट ने कहा था, बट जो 21st सेंचुरी है विच इज टेक ड्रिवन सेंचुरी, इसमें यह स्टेटमेंट और ज्यादा रेलिवेंट है। और फिर उसके बाद आगे मैंने लिखा है कि वेयर वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन साइंस फ्रॉम डेली रूटीन टू ऑफिस प्रोजेक्ट्स, even most of the jobs are directly or indirectly dependent on modern technologies। आज हम जो भी काम करते हैं वो सभी काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ मैंने एक पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया, फिर सेकंड पैराग्राफ में मैं आता हूं और इसके दूसरे डायमेंशंस को टच करने की कोशिश करता हूं। नॉट ओनली दिस, वी हैव ऑल्सो हैंडेड ओवर द पावर ऑफ थिंकिंग and understanding of our tasks to the technology like artificial intelligence। हमने सिर्फ साइंस को अपना डेली टास्क करने के लिए ऑर्डर ही नहीं किया है, बल्कि हमने सोचने के लिए थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को भी साइंस को डिवोट कर दिया है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड नाउ साइंस इज बिकमिंग आवर मास्टर। अब तक जो साइंस की जर्नी रही है वो रही है अ हेल्पिंग हैंड ऑफ ह्यूमन, जो हमारे लिए एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, जो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता था। बट नाउ साइंस इज चेंजिंग एंड इट इज बिकमिंग आवर मास्टर। व्हाई? बिकॉज साइंस इज थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टास्क नाउ। तो अब साइंस का स्वरूप भी बदल रहा है। फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया मैंने। टिल नाउ साइंस वाज अ गुड सर्वेंट। अब तक साइंस एक बहुत अच्छा सर्वेंट था, एंड फॉलोड आवर ऑर्डर्स वेल, और हमारे ऑर्डर्स को उसने अच्छे तरीके से फॉलो किया। बी इट द यूज ऑफ एटॉमिक बम और ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा और द केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स लाइक कोविड-19 वायरस। इट वॉज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमंस टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी और सिविलाइजेशन। साइंस का जो भी बैड फेज हमने देखा, चाहे वो यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब हो या फिर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हो, ये साइंस ने ह्यूमन हैंड के साथ या ह्यूमन ऑर्डर्स को फॉलो करके किया।
साइंस ने इटसेल्फ खुद से नहीं किया, बट नाउ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एवरी टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग आर ट्रांसफॉर्मिंग साइंस एज द मास्टर एंड ह्यूमन एज द सर्वेंट। लेकिन अब पहली बार साइंस ने क्या किया है, साइंस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। कैसा कि अब वह मास्टर बन रहा है एंड वी आर बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। हमारा डेटा कैसे काम करेगा, डेटा हमें ऑर्डर देता है किस किस कस्टमर से क्या क्या डील करने हैं, किस कस्टमर को लोन देना है। बैंकिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा लगा हुआ है, वो डेटा हमें ऑर्डर देता है कि इस कस्टमर का टाइम हो गया है, इसे जाकर के वसूली करना है, इस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग खराब है, इसको लोन नहीं देना है। सो टेक्नोलॉजी इज नाउ बिकमिंग मास्टर एंड वी आर सर्वेंट्स। इट इज द चेंजिंग फेस ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में एक बहुत फेमस नोवेलिस्ट है, इवन ये कहा जाता है 21st सेंचुरी के बहुत बड़े स्कॉलर्स में से एक आते हैं, फेमस नोवेलिस्ट युवाल नोआ हरारी। इन हिज रिसेंट बुक नेक्सस, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो लिटरली बहुत अच्छी बुक है एंड यू हैव टू कोट इट, आपको कोट करना है ये बुक, एक्सप्लेनिंग द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क फ्रॉम अ स्टोन एज टू एआई। और उस बुक में उन्होंने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, नेटवर्क की पूरी हिस्ट्री फ्रॉम अ स्टोन एज से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज तक को डिफाइन किया है, बताया है। और वो बताया कि कैसे इंफॉर्मेशन पर स्टोन एज से लेकर के अब तक इंसान का कब्जा था। इंसान जो इंफॉर्मेशन चाहता था वह इंफॉर्मेशन शेयर करता था, जिस तरीके से, जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था उस माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करता था। एंड स्टेट्स दैट बिफोर द अराइवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस information and information sharing network was in humans hand, but now, लेकिन अब technology also have power to generate, modify and communicate the informations। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन पर ह्यूमंस का कंट्रोल था वह अब किसके अंडर में जा रहा है, वह टेक्नोलॉजी के साथ शेयर हो रहा है। और अब टेक्नोलॉजी के पास भी वो पावर आ गया है कि वह इंफॉर्मेशन को क्या करे, जनरेट करे, मॉडिफाई करे एंड कम्युनिकेट करे। दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नाउ साइंस इज द डबल एज्ड स्वॉर्ड। साइंस, विज्ञान एक दोधारी तलवार है ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की दोधारी तलवार है। सो एज मच इट हैज सर्व्ड द ह्यूमैनिटी इक्वली हैज डैमेज्ड ऑल्सो। सो इसीलिए इसने मानवता की जितनी सेवा की है उतना ही नुकसान भी पहुंचाया है। सो इसीलिए गांधी जी कहते थे इन हिज 7 सिंस, वो अपने 7 सामाजिक पापों में से कहते थे कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अ सिन, कि विज्ञान बिना मानवता के विज्ञान एक पाप है। ठीक है, तो हमने इंट्रोड्यूस जब किया था तो क्या किया, एक फेस देखा कि साइंस सभ्यता के लिए चुनौती है। उसने एटम बम का भी काम किया है और एटॉमिक एनर्जी का भी काम किया है, लेकिन वह तब तक ह्यूमन के कंट्रोल में था। अब ह्यूमन का नेचर जैसा हो उसने विज्ञान को वैसे यूज किया, लेकिन अब विज्ञान क्या कर रहा है, अब विज्ञान खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। उसको ट्रांसफॉर्म कर कौन रहा है, ह्यूमन ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, और उसको अब सोचने, समझने और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, उसको मैनेज करने, उसको शेयर करने की पावर दे दी है, उसको रीबिल्ड करने की क्षमता दे दी है। तो अब वह जो मशीन था, वह जो विज्ञान था, जो कि ह्यूमन का असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, सर्वेंट के तौर पर काम करता था, नाउ इट इज बिकमिंग मास्टर ऑफ ह्यूमंस। वह अब मनुष्य का मालिक बन रहा है। तो ये पूरा एक फ्रेम के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट फेज में हम डिस्कस करते हैं इसके डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस में हम इस हिस्से को देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। यहां पर ये डायमेंशन समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस के सिर्फ सिंगल डायमेंशंस को ही आगे लेकर के चले जाएंगे। यहां पर जरूर ध्यान से देखिए। इन दिस एसे
or this essay have two dimensions. First one is the science which is in totally control of human's hand. इस essay के दो dimensions हैं, जिसमें पहला है साइंस जो कि ह्यूमन हैंड के कंट्रोल में है, एंड हियर consequences depends on humans will और humanity. और जब तक विज्ञान मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य के कंट्रोल में है, तब तक उसका परिणाम मनुष्य की इच्छा और उसकी मानवीयता, उसके मूल्यों पर निर्भर करता है. एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी मीन्स द ह्यूमैनिटी ऑफ द यूजर्स और कंट्रोलर ऑफ द टेक्नोलॉजी. और यहां पर मानवता के बिना विज्ञान का अर्थ क्या है? उसके उपयोगकर्ता की मानवता, न कि विज्ञान की मानवता. लाइक एटॉमिक एनर्जी एंड एटॉमिक बम. अब उपयोगकर्ता ने एटम को अगर एनर्जी के रूप में यूज किया तो वह मानवीय यूज हो गया, और अगर उसी एटम को बम के रूप में यूज किया तो वह मानवता के लिए अभिशाप बन गया. तो यहां पर साइंस क्या है? साइंस ह्यूमन के कंट्रोल में है, तो ह्यूमन जैसा है, जो उसको यूज करने वाला है वह जैसा है वैसा ही साइंस आउटकम दे रहा है. लेकिन वेयर एज सेकेंड वन, जो दूसरा फेज है साइंस का, दूसरा स्वरूप है, सेकेंड वन इज द साइंस which has the ability to think, create and communicate, but not the accountability, responsibility and integrity of the doings. लेकिन विज्ञान का अब एक दूसरा स्वरूप उभर करके सामने आ रहा है. वह क्या है? कि अब विज्ञान सोच सकता है, एबिलिटी टू थिंक, क्रिएट कर सकता है एंड कम्युनिकेट कर सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैसेज कर सकता है सबको, सोसाइटी में दंगे करवा सकता है, खुद से मॉफ वीडियो बना करके, खुद से झूठा न्यूज बना करके सोसाइटी में फैला सकता है, और उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एटम बम किसी ने अगर यूज किया, अगर अमेरिका ने एटम बम यूज किया तो दुनिया ने अमेरिका को गाली दिया. इट वॉज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अमेरिका. तो लोगों ने अमेरिका को बहुत बुरा भला कहा. लेकिन जब यही एबिलिटी मशीन के पास आ जाएगी तो मशीन को भला बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरे एक्टिंग से, मेरे कार्य से समाज का कितना भला होता है, कितना बुरा होता है, इससे मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. इंटीग्रिटी ऑफ द डूइंग्स, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट और पॉलिसी प्लानिंग, बहुत अच्छी बात है. एंड एआई फॉर डेटा हैकिंग एंड प्राइवेसी ब्रीचिंग. अगर टेक्नोलॉजी चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन अगर वह चाहे तो डेटा हैक कर सकती है, प्राइवेसी को ब्रीच कर सकती है, और इसके लिए उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर फर्स्ट वन, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज द क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन एज वी हैव विजुअलाइजिंग इन रसिया, यूक्रेन एंड इजराइल हमास वार. तो पहले वाले में जहां पर कि साइंस ह्यूमन के कंट्रोल में है, वहां पर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? कि जो बड़े बड़े वॉर हो रहे हैं उसमें जो साइंटिफिक डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वह सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं. हियर वी कैन क्रिटिसाइज अ पर्सन फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ साइंस एंड कैन बी मेड अकाउंटेबल. यहां पर हम किसी एक व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए, विज्ञान के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. बट फॉर द सेकेंड वन, लेकिन दूसरा जो साइंस इन द हैंड्स ऑफ साइंस, जब लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें कि साइंस अब इंसान के हैंड में नहीं है बल्कि किसके हैंड में है? खुद साइंस के हैंड्स में आ जाता है, हैंड में आ जाता है. इन साइंस हैंड इटसेल्फ with no accountability, this is very dangerous and can destroy the civilization. और यह बहुत भयानक है और यह सभ्यता को नष्ट कर सकता है. तो समझ में आया कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी का अब तक जो
फेज चला आ रहा था वह था कि उसके यूजर की ह्यूमैनिटी कैसी है, उसका जो यूजर है उसका वैल्यू कैसा है, उसका कंसाइंस कैसा है। लेकिन अब हमने साइंस को इतना डेवलप कर दिया है कि अब साइंस खुद डिसीजन ले रहा है, तो वहां पर अब कोई यूजर नहीं है, साइंस इज द यूजर इटसेल्फ। ठीक है, आगे आते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस के फेस भी हैं। जैसे फॉर फर्स्ट वन आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव फेस भी है पहले वाले के लिए, जब तक कि साइंस ह्यूमन के कंट्रोल में है। उसका कंस्ट्रक्टिव फेस क्या है कि हमने वैक्सीन डेवलप किए, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप किया, डिजिटल कम्युनिकेशन डेवलप किया, स्पेस रिसर्च किया। यह क्या दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, सोसाइटी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव फेस भी था उसका, व्हेन गाइडेड बाय ओनली फॉर प्रॉफिट, जब सिर्फ लाभ के लिए विज्ञान का उपयोग या दुरुपयोग हुआ तब वह न्यूक्लियर बम बनाता है, केमिकल वॉरफेयर करा देता है, साइबर फ्रॉड करता है, इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन करता है, मेडिकल फ्रॉड करता है। तो वह साइंस क्या करता है, सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, सोसाइटी को ब्रेक करता है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अभी भी वह किसके कंट्रोल में है, ह्यूमंस के कंट्रोल में है। इसीलिए कहा गया है कि नॉलेज विदाउट कंसाइंस इज द रून ऑफ द सोइल, कि बिना अंतरात्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा की हत्या है। मतलब कि यहां पर साइंस उस इंसान के कंट्रोल में है, तो उस इंसान के पास अगर साइंस का ज्ञान है लेकिन उसकी अंतरात्मा मरी हुई है, तो वह क्या है, वह विज्ञान को भी एक मारक बना सकता है, विज्ञान को हथियार बना सकता है, उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक होने से पहले मानव होना जरूरी है। हियर साइंस इज न्यूट्रल, यहां पर साइंस क्या है, साइंस न्यूट्रल है। साइंस का गुड और बैड स्वरूप नहीं है, बट द मोटिव ऑफ द यूजर्स डिफाइंस इट मोरल कैरेक्टर। लेकिन जो इसका उपयोग करता है वह उस विज्ञान के नैतिक स्वरूप को बताता है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ में हमने इसको डिफाइन किया। एंड नेक्स्ट कम्स सेकेंड वन, साइंस कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोग्रामिंग। लेकिन अब विज्ञान का दूसरा स्वरूप, जहां पर कि साइंस सोच सकता है, समझ सकता है एंड एक्ट कर सकता है, कार्य कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोग्राम, जैसा उसको प्रोग्राम किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ऑल्सो कैन अपग्रेड इटसेल्फ, और वह खुद को अपग्रेड भी कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है, इसमें बायसनेस है। इसको जिसने प्रोग्राम किया है, जिस मोटिव के साथ प्रोग्राम किया है, यह उसी मोटिव के साथ काम करेगा, यह न्यूट्रल नहीं है। कैन बी अ न्यू स्पीसीज, यह इंसानों के जैसा एक नया स्पीसीज बन सकता है, एक नया प्रजाति डेवलप हो सकता है। अपोनेंट ऑफ मैनकाइंड, मानवता का विरोधी हो सकता है, मनुष्य का विरोधी हो सकता है। डेवलप अ न्यू सिविलाइजेशन, वह अपना खुद की एक नई सभ्यता विकसित कर सकता है। कैन स्टार्ट इंफॉर्मेशन वॉर एंड रियल वॉर अमॉन्ग ह्यूमंस, वह इंसानों के मध्य इंफॉर्मेशन वॉर और रियल वॉर शुरू करवा सकता है। मतलब सॉरी, ये जो सेकेंड वन वाला है यह पहले वाले साइंस से ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, यह इंसानों के कंट्रोल से बाहर है। अब तक पूरे सिविलाइजेशन में, पूरे नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के रूप में इंसान था, लेकिन अब इंसानों ने एक ऐसी स्पीसीज डेवलप की है जिसमें प्राण तो नहीं है, जान तो नहीं है, लेकिन सोचने समझने और बनाने की क्षमता है, और वह हमारे फीलिंग्स को भी सोचता है, समझता है। तो वह एक नया स्पीसीज बन रहा है, वह इंसान को समाप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। पहली बार इंसान का कोई ऐसा कंपटीटर उसके सामने आया है, और यह किसने बनाया है, यह इंसानों ने खुद बनाया है। बट
इफ प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स इथिकल वैल्यूज इट कुड बी अ न्यू माइलस्टोन फॉर द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। लेकिन अगर इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है उसमें नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है तो वह मानवता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मतलब कि ये जो नया वाला साइंस है, यह नया वाला साइंस बहुत अधिक हानिकारक है, पूरी मानव सभ्यता के लिए हानिकारक बन सकता है, लेकिन अगर उसको नैतिक बनाया गया तो वह मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। अब आप लोग सोचिए, हमने ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो इंसानों का काम करते हैं, सिर्फ मैनुअल लेबर नहीं बल्कि माइंड से थिंकिंग करने वाला लेबर, स्मार्ट लेबर। ठीक है, डॉक्टर, साइंटिस्ट खुद बन रहा है, वो रोबोट खुद साइंटिस्ट है, वो खुद भी साइंस का रिसर्च कर रहा है। तो इस तरीके से अगर उसने अच्छा रिसर्च किया, ह्यूमंस के बारे में अच्छा सोचा, तो ह्यूमन का वेलफेयर कर सकता है, लेकिन ह्यूमंस के बारे में अगर बुरा सोचा तो मानव सभ्यता को समाप्त भी कर सकता है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमैनिटी, द मोरल कंपास ऑफ साइंस। मानवता कैसे साइंस के लिए एक मोरल कंपास का काम करती है, मोरल नैतिक निर्देशिका का काम करती है। और उसमें आप देखते हैं कि बायो एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, डेटा प्रोटेक्शन लॉस, ये सभी क्या है? ये साइंस को गाइड करने वाले रूल्स हैं जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। मॉडर्न एफर्ट्स टू ह्यूमनाइज साइंस, ये हमारे एफर्ट्स हैं क्या करने के लिए? साइंस को मानवीय बनाने के लिए। उसी तरीके से हमारी जो फिलॉसफी रही है, इंडियन फिलॉसफी स्पेशली, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम एंड अहिंसा परमो धर्मः, अगर यह फिलॉसफी हम साइंस के साथ इनकलकेट करते हैं तो यह फिलॉसफी हमें क्या दिखाती है, सिखाती है? इट रिमाइंड्स अस दैट साइंस मस्ट सर्व ग्लोबल वेलफेयर, नॉट नेशनल और कॉर्पोरेट ईगो। जो इंडियन फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा परिवार है, तो जब संपूर्ण पृथ्वी परिवार है तो एक परिवार दूसरे परिवार को हानि नहीं पहुंचाता है। तो ऐसे में साइंस जब डेवलप होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगा, तो वह किसी को हानि पहुंचाने के बजाय संपूर्ण मानवता के वेलफेयर के लिए काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि संपूर्ण मानवता क्या है? एक परिवार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और नेशनल इंटरेस्ट में या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, तो वह टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए अभिशाप बन सकती है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कोविड-19 रिस्पॉन्स, रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस विथ ह्यूमैनिटी, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स है जिसमें कि साइंस ने क्या किया है? ह्यूमैनिटी दिखाई है। बट सिविलाइजेशन एंड साइंस की जर्नी कैसी है उसको देखते हैं। सिविलाइजेशन इज नॉट मेजर्ड बाय टेक्नोलॉजी बट बाय द वैल्यूज गाइडिंग इट। किसी भी सभ्यता को अगर जानना है तो उस सभ्यता ने टेक्नोलॉजी का कितना विकास किया है, इससे उस सभ्यता की पहचान नहीं होती है, बल्कि उस सभ्यता ने मूल्यों का कितना विकास किया है, इससे उसकी पहचान बनती है। लाइक भारतीय सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन नहीं है। रियल टर्म में इंडियननेस इज नॉट अ वेरी सिविलाइज्ड, और वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, हमारी सभ्यता को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसीलिए वी यूज भारतीय सिविलाइजेशन। वन अमॉन्ग ओल्डेस्ट, दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, कंसिडर्ड विश्व गुरु, आज भी उसे विश्व गुरु माना जाता है। नॉट ओनली फॉर इट्स साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, सिर्फ हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए हमें विश्व गुरु नहीं माना जाता, बल्कि बट फॉर इट्स मोरल वैल्यूज, इंक्लूसिव नेचर। किस लिए? हमारा जो मोरल वैल्यूज है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इंक्लूसिव नेचर, जिसमें सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और रिगार्ड्स टू द नेचर, और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिल करके उनको रिस्पेक्ट देते हुए आगे चलते हैं। और यह भारतीय सभ्यता आगे बढ़ी है, इसीलिए भारतीय सभ्यता को विश्वगुरु कहा जाता है।
भारतीय सभ्यता को सिर्फ उसके साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के लिए, साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए विश्वगुरु नहीं माना जाता है, बल्कि जो हमने वैल्यू सिस्टम डेवलप किए हैं उसके लिए भारत को विश्वगुरु माना गया। Many civilizations with technological advancements became disappeared. बहुत सारी सभ्यताएं क्या हो गई? डिसअपियर्ड हो गई, लाइक रोम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीक etc. बट भारतीय सिविलाइजेशन विच फेसिंग मेनी इन्वेशंस, हमने बहुत सारे इन्वेशंस फेस किए, इंडो ग्रीक, शक, हुन, कुषाण, इस्लामिक इन्वेशंस, फिर यूरोपियन इन्वेशंस, इसमें पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, तो बहुत सारे इन्वेशंस हुए, बहुत सारे अटैक हुए हमारे ऊपर, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड एंड ग्रोइंग। लेकिन हम बचे रहे और यह सभ्यता विकसित होती रही। तो क्यों होती रही? क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो वो हमारे से टेक्नोलॉजिकली दे वर मोर एडवांस्ड, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड, वी बिकेम कॉन्कर्ड एट द एंड ऑफ द डे। अंत में हम विजेता बने। टेक्नोलॉजी हमारी उतनी विकसित नहीं थी जितनी कि ब्रिटिशर्स की थी, फिर भी हम विजेता बने और आज हम उनसे इकोनॉमिकली आगे, बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा मोरल वैल्यू, जो हमारा वैल्यू सिस्टम था, वह इतना स्ट्रांग था कि इसने हमें एक बनाए रखा, नेक बनाए रखा, सबको एक साथ जोड़ करके, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके, सबके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ने का एक भाव दिया था। ठीक है? सो इट कैन बी सेड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कैन ईज द वे ऑफ लाइफ। वैज्ञानिक प्रगति मानवीय जीवन की समस्याओं को आसान कर सकती है, बट इट इज द ह्यूमन स्पिरिट विच गाइड्स द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेकिन वह मानवीय मूल्य, वह मानवीय भावनाएं हैं जो मानवीय सभ्यता को आगे ले जाती हैं। टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता को आगे नहीं ले जा सकती। टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता को, मानव के जीवन को आसान बना सकती है। सभ्यता को आगे मनुष्य की जो स्पिरिट होती है, जो विल पावर होती है, वह ले जाती है। ठीक है? तो हमने एक दूसरा पहलू दिखाया इस एसे में। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो फिर हम बात करेंगे कि ग्लोबल साइंटिफिक गवर्नेंस इज नीडेड। हमने साइंस के दो फेस देखे, दो स्वरूप, दो चेहरे देखे। एक जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में था, एक जिसका कंट्रोल साइंस के हाथ में खुद था। तो अब दोनों को ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम कराने के लिए क्या करना होगा? तो हमें ग्लोबल साइंटिफिक गवर्नेंस लाना होगा। मतलब सॉरी, जो भी ग्लोबल एजेंसीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब यूएनओ है, उसके बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं जो क्या करते हैं, जो एटम बम या फिर जो भी उससे जुड़े हुए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और यूज को कंट्रोल करती हैं। यूरेनियम को ले जाने या ले जाने पर उसके एनरिचमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो उन संस्थाओं का गवर्नेंस जितना अच्छा होगा, वो संस्थाएं जितना इफेक्टिव काम करेंगी, दुनिया में साइंस उतना ही ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो वो चाहे यूनाइटेड नेशन हो, डब्ल्यूएचओ हो या फिर यूएनईपी। जैसे मेडिकल साइंस में आज बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, बहुत सारी फ्रॉड की न्यूज आप लोग सुनते होंगे। लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ इफेक्टिवली काम करने लगे, बहुत अच्छा काम करने लगे, ग्लोबल लेवल पर उसका गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग हो, तो जो मेडिकल साइंस है वह साइंस ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेगा, इंसानों के ऑर्गेन्स के ट्रांसपोर्ट, क्या अवैध व्यापार के लिए काम नहीं करेगा। उसी तरीके से सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के समय अब हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वह ऐसी हो जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए डेवलप हो। हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना डेवलप करें जो इनइक्वालिटी को बढ़ा दे। मतलब कुछ लोगों के हाथ में ही सारा पावर और पैसा कंसंट्रेट ना हो जाए, बल्कि टेक्नोलॉजी वैसी हो जो क्या करे, लोगों में एकता को प्रमोट करे, लोगों में यूनानिमसी, लोगों में इनइक्वालिटी नहीं बल्कि इक्वालिटी को प्रमोट करे। ठीक है?
फिर हमें देखना होगा इन्वायरमेंटल कॉन्शसनेस। हमें टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी डेवलप करते समय यह भी देखना होगा कि वह टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ कितना अलाइंड है, वह प्रकृति और पर्यावरण को कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं है। ठीक है, अगला हमें देखना होगा इंटीग्रेटिंग एथिक्स इन एजुकेशन। हमारा जो शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एथिक्स को प्रमोट करना होगा, ताकि जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो कल के साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर अभी से एथिकल वैल्यूज डेवलप हो, ताकि वो कुछ ऐसा अनएथिकल कंटेंट नहीं जनरेट करें, साइंस का अनएथिकल यूज नहीं करें। एंड फाइनली ह्यूमैनिटेरियन साइंस डिप्लोमेसी, यह सबसे बहुत जरूरी फेस है। सरकारें डिप्लोमेसी करें, लेकिन उनके डिप्लोमेसी के सेंटर में क्या हो? ह्यूमैनिटेरियन साइंस हो। मतलब मानव के लाभ के लिए, संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए डिप्लोमेसी करें। जैसे यूज साइंस एज द ब्रिज ऑफ पीस, नॉट पावर पॉलिटिक्स। अब अमेरिका ने जैसे एटम बम का यूज किया, वो क्या था? इट वॉज द यूज ऑफ साइंस टू शो द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ अमेरिका। बट व्हाट इंडिया डिड ड्यूरिंग कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19, इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड कोविड-19 वैक्सीन टू द पुअर कंट्रीज। और इससे क्या हुआ? इससे बाकी के जो देश थे, जो वैक्सीन की होर्डिंग कर रहे थे, उन पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, और फिर इंडिया के एक्ट के प्रेशर में उन लोगों ने भी दुनिया में वैक्सीन चीप प्राइस में गरीब देशों को देना शुरू किया। तो ये क्या था? इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी, यह थी ह्यूमैनिटेरियन साइंस डिप्लोमेसी। तो आज अपने डिप्लोमेसी को भी, अपने फेस, अपने चेहरे को बदलने की जरूरत है। तो अगर ये सभी चीजें हम करते हैं तो साइंस, उसके बाद जो साइंस होगा वह क्या होगा? ह्यूमैनिटी के लिए एक सर्वेंट होगा, और वह ह्यूमैनिटी को एक नया माइलस्टोन देगा। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन की ओर। व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? एंड कंक्लूजन इज कि साइंस इज ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, बट विदाउट ह्यूमन वैल्यूज इट बिकम्स इट्स ग्रेटेस्ट थ्रेट। यह हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। साइंस से बड़ा अचीवमेंट इंसान के पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमने साइंस को वैल्यू से अलग कर दिया, मूल्यों से अलग कर दिया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कि हमने मशीनों को इंसानों के जैसा सोचने की क्षमता दे दी, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हमने उन मशीनों को मूल्यों के साथ सोचने की क्षमता नहीं दी, तो वो मशीनें एक दिन हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगी। अगर आप लोगों ने रोबोट फिल्म देखी होगी रजनीकांत सर की, तो उसमें दिखाया गया है कि हाउ डेंजरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी। ओके, एज रविंद्रनाथ टैगोर रोट्स, जैसा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट which makes our life in harmony with all existence। हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सबसे सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सभी प्रजातियों, सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है। तो अगर विज्ञान डेवलप होता है और वह विज्ञान इंसान को सभी प्राणियों के साथ मिलजुल करके रहना सिखाता है, वह विज्ञान सभी प्राणियों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है, न कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए काम करता है, तो वह विज्ञान न सिर्फ मानवता बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए वरदान है। As we saw the two phases of technology and reached at the conclusion that guiding hands of the science must be ethical। हमने विज्ञान के, साइंस के दो फेस देखे, दो स्वरूप देखे, एंड उसके बाद हम कंक्लूजन पर क्या पहुंचे? कंक्लूजन ये है कि जो गाइडिंग हैंड्स हैं साइंस के, वो क्या होने चाहिए? मस्ट बी एथिकल, वो नैतिक होने चाहिए। मतलब जो विज्ञान का उपयोग करता है वह नैतिक होना चाहिए, एंड साइंस मस्ट बी इन गाइडिंग
हैंड्स। और दूसरा क्या है कि साइंस मस्ट बी इन गाइडिंग हैंड्स। विज्ञान कभी भी स्वतंत्र नहीं हो जाना चाहिए, विज्ञान हमेशा गाइडिंग हैंड्स के कंट्रोल में रहना चाहिए। These are the two compulsory conclusion for the development of civilization in cooperation with science। यह दो ऐसा कंपल्सरी कंक्लूजन है कि अगर इनमें से किसी भी एक को फॉलो नहीं किया गया तो सिविलाइजेशन समाप्त हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि साइंस मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी नॉट डोमिनेटेड। साइंस को ह्यूमैनिटी को सर्व करना होगा, उसको डोमिनेट नहीं करना होगा। यह हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा। आई होप आप लोगों को कंक्लूजन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर मिल जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करते रहें। फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसे के लिए तैयारी करनी है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, या कोई भी स्टेट कमीशन का ऐसे हो और यूपीएससी का ऐसे हो, तो इस चैनल के लगातार जो भी ऐसे हैं उसको फॉलो करते रहिए। बाकी आपकी ऐसे की सारी समस्या डे बाय डे धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।